मैं शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिजिक्स का सेकंड यूनिट देखने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। देखिए, क्वांटम फिजिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और ये जो दो पार्ट्स हैं आपके, इसमें एक पार्ट में सारा कुछ हम डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस और डी ब्रॉगली ने जो बातें बोली है मैटर के बारे में उसको लेके डील करने वाले हैं। और इसके अलावा एक सेपरेट पार्ट हम बनाने वाले हैं जिसमें श्रोडिंगर की जो इक्वेशन दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उस चीज को लेके, रिजिड पार्टिकल को अगर आप एक बॉक्स में रख देते हैं, सॉरी, एक पार्टिकल को अगर आप एक रिजिड बॉक्स में रख देते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है उसको लेके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। साथ ही साथ में एक स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप करके चीज होती है जो बेसिकली बहुत ज्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एटॉमिक लेवल पे उनको देखने में हेल्प करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और प्रिंसिपल एप्लीकेशंस क्या होते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब चीजें होने वाली हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका वो एक सेकेंडरी पार्ट है गाइस, ठीक है ना। 100% इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है आपको इस यूनिट को मास्टर करने के लिए, लेकिन जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दे रखी है उसके बेसिस पे जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं हमारे और कुछ एक दो डेरिवेशंस होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? डी ब्रॉगली भाई साहब की कही गई बातें। उसके अलावा इस वाले पार्ट में से हम दो या तीन चीजें परफेक्ट करके जाएंगे तो इसका सेपरेट वीडियो बनेगा। ओके। वन शॉट ही बनेगा, टेंशन मत लो, इस एक वन शॉट में ये पूरा कवर हो जाएगा, दूसरे वन शॉट में ये कवर हो जाएगा। तो फटाफट से हम पहले वाले वन शॉट की शुरुआत करते हैं जिसमें हम डी ब्रॉगली की सारी बातें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यार मैं तुम्हें बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज की ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें क्या क्या करना है और इसके बेसिस पे मिनिमम कितने मार्क्स निकल सकते हैं आपके। ठीक है। तो डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है, हाँ, मैं साथ ही साथ इजी और डिफिकल्ट क्या क्या है वो भी बताते चलता हूं ताकि तुम्हें पहले से पता हो कि कौन कौन सी चीजें इजी हैं और तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। एक सिंगल स्टेटमेंट होता है जिसको मैं समझा दूंगा तो ये बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है। इसका एक डेरिवेशन होता है जो जनरली 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। कभी कभी इसके अलावा ये वाला डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है जो कि बहुत ही इजी डेरिवेशन है। ठीक है ना, तो इसे भी मैं पूरी तरह से इजी में क्लासिफाई करूंगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, उस फॉर्मूला को देखते से ही आपको मैटर वेव्स की सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी। तो मैं इसे भी बहुत ज्यादा इजी मान के चलता हूँ। उसके अलावा रिसेंटली 6 महीने पहले ही आपका जो पेपर हुआ था, मतलब 2024 पैटर्न का जो सबसे रीसेंट पेपर हुआ है अब तक फिजिक्स का, उस पे ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है, बट यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन जो है उस यूनिट कन्वर्शन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो मैं आपको यूनिट कन्वर्शन किस तरीके से करना है और कौन कौन सी यूनिट्स यहाँ पे यूज करनी है वो बता दूंगा। साथ ही साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन, बिकॉज ये 2024 पैटर्न में तो नहीं पूछा गया बट उसके जस्ट पहले वाले पैटर्न में पूछा गया, मतलब ये भी अब हाईलाइट हो चुका है। ओके। सो ये दो न्यूमेरिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर इन दोनों को करके जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। सो ओवरऑल ये जो पूरा पार्ट आज हम देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा ईजी है। शुरू में शायद आपको टफ लग रहा होगा बट मेरे साथ साथ रहिए, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको रियलाइज होगा कि इससे ईजी कोई चीज नहीं है। ठीक है। एक बार हम ये हाइपोथेसिस वाला पार्ट और जो कुछ मैंने अभी बताया वो कर लेते हैं तो समझिए कि क्वांटम फिजिक्स आपका 70% खत्म हो चुका है। ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो इस पूरे रीजन में से आ सकता है, तो जब इस रीजन की बात होगी तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। ठीक है। चलिए। ऑल्सो मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना के डाला हुआ है, हो सकता है अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, किसी किसी को नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल दिख जाएगा। उस स्ट्रैटेजी वीडियो से और देख लीजिएगा कि आप इस पूरे यूनिट में से क्या पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। ओके। चलिए। सो शुरुआत करते हैं हाइपोथेसिस से, डी बाय ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देखिए, डी ब्रॉगली इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एक साइंटिस्ट बोल सकते हो आप या फिजिसिस्ट बोल सकते हो, जो आप बोलना चाहें उन्हें। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस क्या कहना चाह रही है, आसान शब्दों में समझते हैं गाइस। ठीक है। सो हाइपोथेसिस ये कह रही है, एक एग्जांपल देखो, मान लो कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, और आपने अपने फुटबॉल को किक मारा। तो देखिए, फुटबॉल को जब आप किक मारोगे तो मोशन किस तरीके से होगा, धीरे धीरे बॉल जो है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर आप इस बॉल के मोशन को देखें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसका मोशन जो हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। मतलब आपका दोस्त जो दूर से खड़ा उस फुटबॉल को देख रहा है उसके हिसाब से वो फुटबॉल कैसी मूव कर रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रही है। ठीक है। डी ब्रॉगली ने भी उस फुटबॉल को देखा, बट बहुत ज्यादा ध्यान से देखा। और फिर डी ब्रॉगली ने क्या किया कि लेजर्स, याद है तुमको पिछले यूनिट में पढ़ा था, उस लेजर्स में जो फोटॉन्स फोटॉन्स निकलते थे उनको भी बहुत ध्यान से देखा। ठीक है। और इन दोनों चीजों को देखने के बाद में उसने कुछ कुछ ज्ञान देना शुरू किया। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि यार ये फुटबॉल स्ट्रेट जाती हुई दिख रही है, स्ट्रेट जा भी रही है, बिल्कुल जा रही है। अब आप फोटॉन्स को याद करिए, फोटॉन्स कैसे मूव करते थे। अभी अभी फोटॉन्स कूद के आए हैं, एक बार और दिखाते हैं इसको। फोटॉन्स का मोशन कैसे होता था, इस तरीके से वेवी फॉर्म में होता था, याद है। तो वेवी फॉर्म एक जैसी मैच करती थी तो लेजर बन जाती थी हमारी, राइट।
तो डी ब्रॉगली कह रहे हैं कि यार फोटॉन्स आपके वेव फॉर्म में मूव करते हैं, ये लाइट पार्टिकल है, ठीक है ना। लाइट पार्टिकल मतलब लाइट, जो लाइट होता है ना चमकता, जो लाइट, लाइट पार्टिकल है फोटोन, ठीक है। लेकिन फुटबॉल लाइट पार्टिकल नहीं है, फुटबॉल एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, मैटर है, सॉलिड मैटर, ठीक है। फोटॉन्स क्या है, लाइट के पार्टिकल्स हैं। फुटबॉल क्या है, एक सॉलिड मैटर है, ठीक है। लाइट के पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, वेव फॉर्म में मूव करते हैं। फुटबॉल कैसी मूव करती देखिए आपको, स्ट्रेट मूव करती देखिए। डी ब्रॉगली ने बोला कि नहीं नहीं, फुटबॉल जो है वो स्ट्रेट मूव नहीं करती है, फुटबॉल भी आपके लाइट पार्टिकल्स की तरह ऐसे वेवी फॉर्म में मूव करती है, ठीक है। ना ही सिर्फ फुटबॉल, बल्कि इस दुनिया में जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, आप इस फोन को ले लीजिए, इस पेन को ले लीजिए, इस कैमरा को ले लीजिए, इस किताब को ले लीजिए, स्केल को ले लीजिए, जो भी सॉलिड मैटर आप देख सकते हो, ठीक है, वो सारा का सारा सॉलिड मैटर जो है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, वो ऐसे वेवी स्ट्रक्चर्स में ही मूव करता है। लेकिन हमें तो फुटबॉल स्ट्रेट दिख रही थी ना, वो तो दूर से दिख रही है, लेकिन एकदम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो फुटबॉल भी आपको ऐसी मूव करती दिखेगी। इसको समझने का एक बहुत सिंपल एग्जांपल होता है कि मान लो कि आप इस फिंगर को देख रहे हो, अपनी खुद की फिंगर उठाओ, ऐसे रखो, ठीक है, उसको एकदम स्ट्रेट लाइन में चलाने की कोशिश करो, तो आपको फिंगर दिखेगी स्ट्रेट लाइन में चलती हुई। बट अगर आप उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करते हुए चलाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको फिंगर वाइब्रेट करती हुई चलती दिखेगी। बट अगर आपका दोस्त बहुत दूर खड़ा है और वो आपकी उस फिंगर को दिख रहा है, तो आपकी फिंगर आपकी आंखों के बहुत ज्यादा पास है, तो आपको उसका वाइब्रेशन दिख रहा है। बट आपका जो दोस्त है वो काफी दूर खड़ा है, तो उसको ये वाइब्रेशन होता हुआ नहीं दिखेगा, उसको आपकी फिंगर स्ट्रेट लाइन में ही जाती दिखेगी, क्योंकि वो वाइब्रेशन इतना छोटा है कि आपके दोस्त को दूर खड़ा रहने से वो वाइब्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही फुटबॉल मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में नहीं, बल्कि ऐसे वाइब्रेट होते हुए मूव कर रही है ना, ऐसे वेव फॉर्म में मूव कर रही है। बट वो वाइब्रेशन इतना ज्यादा छोटा है, फुटबॉल इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो हमें दिख रही है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली का क्या कहता है कि इस दुनिया में जो भी सॉलिड पार्टिकल है, वो सारे सॉलिड पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। जब वो सॉलिड पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं, वो एक वेवी फॉर्म में मूव करते हैं। या सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं, वेव नेचर को एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिट मतलब अपनाते हैं, ठीक है ना, या आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ ये छोटे छोटे फोटॉन्स ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े सॉलिड मटेरियल्स भी जो हैं वो इस वेव लाइक पार्टिकल्स पे ही मूव करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ बड़े बड़े मटेरियल्स नहीं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वो भी इस वेव लाइक पार्टिकल्स में मूव करते हैं। ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस है। तो ये हमने समझ ली। अब इसकी अंग्रेजी देख लीजिए, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर आप उसे लिखना चाहें डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को, तो आप ऐसी अंग्रेजी लिख के आएंगे अपने एग्जाम में। क्या है कि लू दी ब्रॉगले, ठीक है, मेरे को लग रहा है फ्रेंच नाम है, शायद फ्रेंच फिजिसिस्ट रहे होंगे ये, उस टाइप के नाम होते हैं शायद फ्रांस में, आई गेस। सो जो ब्रॉगली साहब है, उन्होंने क्या बोला कि प्रपोज्ड दैट एवरी मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव। कोई भी मूविंग पार्टिकल वेव की तरह ही बिहेव करता है ना। नॉट जस्ट लाइक अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव नहीं करेगा, बट वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट थिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स विच आर यूजुअली think of as tiny particles also have wave like properties। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं, वो भी वेव फॉर्म में मूव करते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स ले लो, या इस फुटबॉल को ले लो, या आप अपने आप को ले लो, ठीक है, हर कोई अगर वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, तो हर किसी की अपनी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। हर किसी की अपनी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि फोटॉन्स की होती है ना। तो इसके पहले जब हम लेजर्स पढ़ रहे थे, तो हम फोटॉन्स की वेवलेंथ के बारे में बात करते थे, हम फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते थे। डी ब्रॉगली ने बोला कि सिर्फ फोटॉन्स ही नहीं, बल्कि कोई भी पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, या बड़े से बड़ा पार्टिकल फुटबॉल ले लो, वो सब अपने वेव के फॉर्म में ही मूव करते हैं। उन सब की वेवलेंथ होगी, उन सब की फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि छोटे छोटे फोटॉन्स की होती है। अब अगर वेवलेंथ होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेवलेंथ होने की वजह से वेवलेंथ का फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है ना। और इस पूरी अंग्रेजी को अगर आप एक सिंगल लाइन में लिखना चाहें, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोलता है कि एक पार्टिकल जिसके पास में मोमेंटम है, मोमेंटम तभी आता है जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है। फुटबॉल अगर जमीन पे रखी है, तो वो वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी, वो जमीन पे रखी है तो वो जमीन पे ही रहेगी। लेकिन जैसे किक मारोगे, तो आपने फुटबॉल को दे दी वेलोसिटी, तो फुटबॉल का मास m है, फुटबॉल को वेलोसिटी v दे दिया आपने, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है आपका, करेक्ट है ना। तो फुटबॉल जो है वो अब वेव पार्टिकल की तरह मूव करना शुरू करेगा, दिखेगा स्ट्रेट लाइन में आपको, बट मूव वो वेव पार्टिकल की तरह ही करेगा, ठीक है। सो एनी पार्टिकल विच हैज अ मोमेंटम, मतलब कोई भी मूविंग पार्टिकल
हैज अ मैटर वेव एसोसिएटेड विद इट। तो कोई भी मूविंग पार्टिकल का मैटर वेव एसोसिएटेड रहता है, मतलब उसका वेवलेंथ एग्जिस्ट करता है, वो वेव के फॉर्म में मूव करता है। ठीक है ना? लिए लीजिए, अब वेव के फॉर्म में मूव करता है तो जैसे मैंने कहा कि उसकी वेवलेंथ रहेगी, तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। इस वक्त प्लैंक्स कांस्टेंट की मैं वैल्यू नहीं बता रहा हूं आपको, जब न्यूमेरिकल में जरूरत होगी तो वहां दिखा दूंगा। ठीक है। पी होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसको अगर आप मूव करोगे तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का अपना मास होता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट को आपने मूव किया तो वो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो जैसे ही उसके पास मास और वेलोसिटी आ गई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है आपको? एक मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है ना? तो मोमेंटम अगर मुझे पता है तो आप एक कांस्टेंट वैल्यू से इस मोमेंटम को डिवाइड, सॉरी, इस कांस्टेंट वैल्यू को मोमेंटम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगी? वेवलेंथ मिल जाएगी। ठीक है। यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेवलेंथ की, ये न्यूमेरिकल में आपको यूनिट बहुत काम आने वाली है। तो जो वेवलेंथ मेजर करी जा रही है वो ऑब्वियसली बात है मीटर में तो मेजर नहीं हो पाएगी। 1 मीटर 2 मीटर की वेवलेंथ थोड़ी ना होगी कि 1 मीटर की छलांग मार रहा है। अगर 1 मीटर की छलांग मारेगा फुटबॉल तो हमें तो वो छलांग मारता हुआ दिखेगा ना पूरा पूरा, करेक्ट है ना? बहुत छोटी होती है, 1 मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, नैनोमीटर्स में होती है। ठीक है। तो शायद आपको पता होगा कि यार 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻⁹ सॉरी, नैनोमीटर को हम बोलते हैं। ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। मतलब अगर मैं 1 मीटर को क्या करूं, 10⁹ से डिवाइड कर दूं, मतलब इतना ज्यादा छोटा कर दूं, तब जाके मुझे 1 नैनोमीटर मिलता है। समझे? तो उस नैनोमीटर के साइज की आपकी वेवलेंथ होती है काफी लोग चीजों की। ठीक है ना? बहुत छोटी होती है। ओके। थोड़ा थोड़ा हमने ज्ञान ले लिया यहाँ पे। जब जब जैसे ही न्यूमेरिकल्स आएगा वहां पे हम इस प्लैंक्स कांस्टेंट और इस मोमेंटम को वैल्यू पुट करके निकालना शुरू करेंगे। यूनिट कैसे रखनी है और यूज करनी है उस न्यूमेरिकल में मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। सो आई होप कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस, अगर सवाल आया तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं चीजों को, है ना? एंड जो कुछ मैं यहाँ सिखा रहा हूँ वो नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है गाइस। सो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और 2024 पैटर्न सेलेक्ट करिए, वहाँ जाके आप अपने नोट्स देख सकते हैं। ओके। तो एक सवाल डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे हो गया। अगला सवाल होता है कि चलिए सर आप बताइए कि हम इस डी ब्रोगली को पढ़ने के बाद में इस वेवलेंथ को निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो हमने वेवलेंथ की बात की, इस वेवलेंथ को बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो अगर हम उस वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए आपको दिखाते हैं। और यही सवाल आपसे यूनिवर्सिटी भी पूछती है, 3 से 4 नंबर का ये डेरिवेशन आता है। ठीक है। सो फॉर अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय द काइनेटिक एनर्जी, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। किसी भी पार्टिकल को अगर मैं वेलोसिटी दूंगा, मतलब उसको मैंने काइनेटिक एनर्जी दे दी, इसका मतलब किसी भी पार्टिकल को अगर मैंने मूव करा दिया, तो जैसे ही मैं उसको मूव करा रहा हूं तो आप बताइए कि उसकी वेवलेंथ क्या निकलेगी। ठीक है। यही आपको डिराइव करके देना है ना? हमने बात की थी किसी भी पार्टिकल को जब हम मूव कराते हैं तो वो वेव के फॉर्म में मूव करता है। तो ये वही बोल रहा है कि भाई साहब बता दीजिए, हमने किसी पार्टिकल को मूव करा दिया, किसी फुटबॉल को, इस फोन को, इस पेन को मूव करा दिया, तो एनर्जी के टर्म्स में उसकी वेवलेंथ निकाल दीजिए आप। आइए निकाल देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 3 फॉर्मूला है, जिस 3 फॉर्मूला की हेल्प से आपका जो डेरिवेशन है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा है। क्योंकि हम डी ब्रोगली की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि यार इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहला फॉर्मूला जिसकी जरूरत है वो है आपका लैम्डा, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला। लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। थोड़ा इसको अरेंजमेंट सही से करता हूँ, आड़ा टेढ़ा लिखा रहा है यहाँ पे। ओके। सो योर लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, है ना? वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, पी इज द मोमेंटम। दूसरा फॉर्मूला जो हमारे काम आने वाला है एनर्जी का होता है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी को ही हम एनर्जी ई लिख रहे हैं। एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। और तीसरी चीज जो हमें यूज होने वाली है वो है मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम यहां भी लिखा है। मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। मैकेनिक्स थोड़ी बहुत भी आपने पढ़ी है तो आपको याद होगा, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकलता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे हम इसका डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो दिख रहा है ना, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी के टर्म्स में नहीं चाहिए हमको, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चाहिए। देखिए एच को तो हम हटा नहीं सकते, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, जिद्दी है ये। तो हमें किसे हटाना पड़ेगा? मोमेंटम को हटाना पड़ेगा। इस मोमेंटम को हटा के हमें कुछ ना कुछ एनर्जी के टर्म्स में चीजें लिखनी पड़ेगी।
तो इस मोमेंटम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एनर्जी और मोमेंटम इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे, समझ गए, है ना। सो इन दोनों इक्वेशंस के इस्तेमाल से हम मोमेंटम को एनर्जी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, आइए चलिए लिख के दिखाते हैं आपको। तो आपकी जो एनर्जी है ना, दैट इज सिंपली गिवन बाय हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। आपका मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये दोनों इक्वेशंस में से एक कुछ रिप्लेसमेंट करना है तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप न्यूमरेटर में भी मास डाल दीजिए, डिनोमिनेटर भी मास डाल दीजिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय एम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय एम कर रहे हैं, सो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बाय मास कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये हाफ है एम वी स्क्वायर इंटू एम, दो दो एम आ गए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और नीचे की तरफ आपका आ गया एक एम, ठीक है। अब बताइए, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, मतलब हम एम स्क्वायर वी स्क्वायर को पी से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ क्या हो गया, 1/2 और ये हो गया आपका एम, ऊपर एम वी है, सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब एम इंटू वी का होल स्क्वायर होता है गाइस, ठीक है ना। तो दोनों का ही स्क्वायर हो रहा है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ओके। एम इंटू वी क्या होता है आपका, मोमेंटम होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या आपका, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, समझ में आ गया। तो आपकी जो एनर्जी है वो अल्टीमेटली क्या बन चुकी है, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m बन चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद से आपका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज अब खासा कुछ बचा नहीं है करने के लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट चीज आपकी खत्म हो चुकी है। तो हमने एक रिजल्ट निकाला, एनर्जी इज इक्वल टू क्या निकला, पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस 2m को ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू ई, 2 इंटू मास इंटू एनर्जी। सो पी की वैल्यू कितनी हो जाती है, अंडर रूट करना पड़ेगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू एनर्जी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अपने मोमेंटम को एनर्जी के टर्म्स में लिख लिया है, ठीक है। हमने क्या किया, अपने मोमेंटम को एनर्जी के टर्म्स में लिख लिया। एक बार मोमेंटम को एनर्जी के टर्म्स में हम लिख लेंगे तो बस इस पी की वैल्यू जो यहां आनी चाहिए वो हम एनर्जी के टर्म्स में अब लिख डालेंगे, ठीक है ना। समझ गए, चलो लिख देते हैं आपके लिए। सो देयरफॉर इस दोनों चीजों को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपकी जगह थोड़ी सी बन जाए और हम अपने लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके, ठीक है। चलिए, सो हम लिख पाएंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी था आपका, हाँ जी बिल्कुल था। अब हमने जो पी की वैल्यू निकाली है वो अंडर रूट 2m ही आ चुकी है, तो हम लिख देंगे इसको अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू ई। तो आपका जो वेवलेंथ लैम्डा है वो किसके टर्म्स में आ गया, एनर्जी के टर्म्स में आ चुका है। सो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ योर आंसर गाइस। देखा कितना छोटा सा डेरिवेशन था, है ना। हमें वेवलेंथ को एनर्जी के टर्म्स में लिखना था। इनिशियली वेवलेंथ मेरी एच और पी के टर्म्स में थी, मुझे ई के टर्म्स में चाहिए थी, एनर्जी के टर्म्स में, तो मैंने एनर्जी और पी का यूज किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम किया, यहां से मेरा एनर्जी क्या निकला, पी के टर्म्स में निकला, ठीक है। सो एक बार एनर्जी मेरा पी के टर्म्स में निकल गया, पी स्क्वायर बाय 2m आ गया ये, है ना। सो यहां से पी निकल गया, पी की वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दी, आ गया काम, ठीक है। चलिए, अभी जो कुछ मैंने लिखाया है आपको ये थोड़ा सा ऐसे मतलब रैंडम तरीके से मैंने लिखा है, और एग्जाम में अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो शायद थोड़ा से मार्क्स आपके कट सकते हैं, बिकॉज आपका जो पेपर है वो एक थेरी पेपर है। सो थेरी पेपर में चीज़ें थोड़ा सा डिटेल्ड तरीके से लिखनी पड़ती है। तो एग्जाम में आपको ये चीज़ डिटेल्ड तरीके से कैसे लिखनी है मैं दिखा देता हूँ, मैंने डिटेल तरीके से भी लिखा हुआ है। ये एक प्रॉपर डिटेल्ड तरीका है जिसे आपको इसे लिख के आना है एग्जाम में, समझ में आया आपको, है ना। सो आप जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कि डी ब्रॉगली भाई साहब कुछ कह के गए थे, क्या क्या कह के गए थे डी ब्रॉगली भाई साहब, डी ब्रॉगली भाई साहब ने कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो हम बोलेंगे कि इसे हम क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। लैम्डा एच और पी क्या क्या है बताइए, लैम्डा होता है वेवलेंथ, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, पी होता है मोमेंटम। आप अगर ऐसे स्पेसिफाई नहीं करोगे ना तो वो पूरे 5 नंबर नहीं देगा आपको, जितने भी नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है या 4 नंबर का आ रहा है, 4 से कम का तो नहीं आएगा, मिनिमम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये चीजें लिखनी पड़ती हैं, स्पेसिफाई करनी पड़ती है। उसके बाद क्या, कि हम जानते हैं कि हम किसी चीज को मूव करा रहे हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम एक और चीज लिखेंगे कि यार साथ ही साथ में पी के बारे में हम जानते हैं कि पी हमारा मोमेंटम कहलाता है, तो पी इज इक्वल टू एम वी, इसे हम तीसरी इक्वेशन मान लेंगे। अब इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से अपना डेरिवेशन बनेगा।
तो मेरा मेन काम क्या था कि भाई इस मोमेंटम p को हटाना है और उसको एनर्जी के टर्म्स में लिखना है। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। एनर्जी ये होती है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m, क्या इसे लिख के दिखाना पड़ेगा कि आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m। ठीक है, तो यहां से फिर ये स्टेप बनेगी और इसके बाद का तो जस्ट पहले मैंने आपको प्रोसेस पूरा करके दिखाया था। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me होता है, ये बन जाता है और फिर आ जाता है। ठीक है ना। तो प्लीज ये जो मैंने लिख के दिखाया है इस तरीके से आप अपनी चीजों को लिखिएगा, थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो हमसे पूछा जा सकता है। वो ये सवाल है कि आपने थोड़ी देर पहले क्या किया, आपकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी ना लैम्डा, उसको आपने h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू एनर्जी, मतलब आपने अपनी वेवलेंथ को एनर्जी के टर्म्स में लिख के दिखाया था। हाँ जी, दिखाया था। अब आप एक काम करिए, इस वेवलेंथ को आप पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, अब समथिंग समथिंग आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, पोटेंशियल मतलब वी आना चाहिए आपका। ठीक है, देखिए सबसे पहले बता दूं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कहां होती है और क्यों होती है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जब हम पिछले वाले सवाल में थे जहां पे हमें वेवलेंथ किसके टर्म्स में लिखनी थी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में जब लिख रहे थे तब आप किसकी बात कर रहे थे, किसी पार्टिकल की बात कर रहे थे या किसी मैटर, सॉलिड मैटर की बात कर रहे थे, है ना। सॉलिड मैटर जैसे कि क्या हो गया आपका, फुटबॉल हो गया, है ना, कोई भी बड़ा पार्टिकल। ठीक है, किसी फुटबॉल को अगर आपको मूव कराना है तो आप क्या करेंगे, किक मारेंगे। इस फोन को मूव कराना है तो ऐसे धक्का दो के मूव करोगे, इस पेन को मूव कराना है तो ऐसे थ्रो करोगे। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको मूव कराने के लिए हम सीधे उस पार्टिकल उठा के फेंक सकते हैं। मतलब मैं बोलूं तुमको कि तुम्हारे पास जो एक, मेरे पास एक माउस रखा है, इस माउस को मुझे मूव कराना है तो माउस को उठा के फेंकूंगा। पत्थर है मेरे पास, पत्थर को मूव कराना है, पत्थर उठा के फेंकूंगा। बट अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो इलेक्ट्रॉन को उठा के थोड़ी ना फेंक सकता हूं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी मेरे हाथ में आएगा। तो जब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बैटरी की जरूरत पड़ती है। समझ में आया, जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना होता है तो हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आता है, बैटरी से आता है। तो मान लीजिए कि ये एक मेटल का ब्लॉक है, उस मेटल के ब्लॉक के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम इस मेटल के ब्लॉक को क्या करेंगे, एक बैटरी से लगाएंगे, तो बैटरी क्या करेगी, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है ये, तो बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, है ना। 10 वोल्ट का सप्लाई जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल जैसा या पत्थर जैसा, उसकी वेवलेंथ निकालनी है मेरे को, तो अगर बड़े ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ निकालनी है तो सीधे उसको उठा के फेंक सकता हूं मैं। उस बड़े ऑब्जेक्ट को उठा के फेंकूंगा तो उसकी अपनी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से उसकी अपनी एनर्जी बनेगी, और उस बड़े वाले ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ जो है वो इस तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन जैसा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको वेलोसिटी देने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो फिर उसकी वेवलेंथ निकल सकती है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं, उनके लिए यूज होता है। अब जिसने भी ये वाला पार्ट थोड़ा सा फॉरवर्ड किया है, जो फॉरवर्ड करके देख रहा है, उससे मैं बता दूं कि अगर तुम इस वाले पार्ट को नहीं समझोगे ना तो तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तुमसे। न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लगाना है या फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, कौन बताएगा तुमको। समझो बात को, तो कोई भी चीज मैं सिखा रहा हूं तो अपने यूट्यूब के वीडियो को लंबा करके व्यूज पाने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, फालतू का ज्ञान नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पूरे सिलेबस में, हमने देखा कि हमारे पूरे सिलेबस में क्या होगा कि या तो हम किसी फुटबॉल जैसे साइज के पार्टिकल को मूव कराने की कोशिश करेंगे, या फिर हम किसी बैटर के अंदर फंसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने की कोशिश करेंगे। जब बड़े से पार्टिकल को मूव कराना है तो हम काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन का यूज करते हैं, जिसमें लैम्डा क्या निकलता है आपका, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ द पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी जो हमने दी है। और जब हम किसी छोटे से इलेक्ट्रॉन को मूव कराना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाहर एक बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। ठीक है, तो उससे जब आपका लैम्डा निकलता है तो दैट इज गिवन बाय एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इंटू जो वोल्टेज आपने दिया था। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, थोड़ी देर में इसका डेरिवेशन सिखाएंगे अपन। ठीक है ना। सो दो ही चीजें हैं आपके पास मूव कराने के लिए, न्यूमेरिकल भी इन दोनों पे आएगा। या तो फुटबॉल जैसे किसी बड़े पार्टिकल को मूव कराएंगे और बोलेंगे उसका वेवलेंथ निकाल के दिखाइए, तो फुटबॉल को जिस वेलोसिटी से मूव कराया है उससे उसकी एनर्जी निकल जाएगी, फुटबॉल का मास गिवन होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो फुटबॉल की वेवलेंथ निकल जाएगी।
इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे। वोल्टेज देंगे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू हमको पता रहती है, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पहले से पता रहता है, और एच की वैल्यू पहले से पता रहती है। तो जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो कितनी वेवलेंथ में मूव करेगा वो यहां से निकल जाता है। ठीक है, चलिए। सो ये वाले का डेरिवेशन देख चुके, इसका देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही डेरिवेशंस बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। तो अगेन सेम सेट ऑफ फॉर्मूला से जो हमारे यूज होने वाले हैं, क्या क्या है हमारा, लैम्डा है, ठीक है, फिर एनर्जी है, और फिर मोमेंटम है। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, एच अपॉन पी। दूसरा, जो हम एनर्जी दे रहे हैं इस बार, है ना, वो एनर्जी वही होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, करेक्ट। और इस एनर्जी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की अ, उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एनर्जी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी। ठीक है, ये ई क्या होता है, दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मैं सी लिख देता हूं चलिए आपके लिए। ठीक है, एंड दिस इज द वोल्टेज, जो बैटरी का हम वोल्टेज दे रहे हैं, है ना। तो क्योंकि हम एनर्जी इस बार बैटरी के फॉर्म में दे रहे हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये तो यूज करते थे, साथ ही साथ हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ये छोटा वी है, ऐसे गोला बनाया हुआ है मैंने, वेलोसिटी का वी है ये। यहाँ कोई गोला नहीं बना है, बड़ा वी बना हुआ है, ये वोल्टेज का वी है। ठीक है ना। साथ ही साथ में एक और हमारा फॉर्मूला जो चलता था मोमेंटम का, मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो है। तो पिछले वाले डेरिवेशन में जितना काम किया था ना उतना काम कर लेते हैं पहले, है ना। पिछले वाले डेरिवेशन में हमने क्या काम किया था, सबसे पहले हमने उठाया था अपना ये वाला पार्ट, है ना, काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट उठाया था। ठीक है, तो उस काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट के हिसाब से हमने लिखा था हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। फिर ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई किया था, नीचे भी मास से मल्टीप्लाई किया था, है ना। तो ये बन गया था 1/2m, और m इंटू एम हो गया था तुम्हारा एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है तुम्हारा, एम पी का स्क्वायर हो जाता है, करेक्ट। डिवाइडेड बाय क्या हो गया था, 2m हो गया, है ना। एम वी का स्क्वायर मतलब एम इंटू वी, पी होता है मोमेंटम, तो पी डिवाइडेड बाय 2m, सॉरी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो जितना पिछले वाले में किया था उतना पहले करके दिखा देंगे। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पी स्क्वायर बाय 2m, है ना। तो एनर्जी इज इक्वल टू, ये हमने अलग कलर से लिखा हुआ था। ओके, सो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है तुम्हारी, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m होती है। तो ये 2m इधर जाएगा, तो आप लिख सकते हो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू एनर्जी। सो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू एनर्जी। ठीक है ना। तो इतना वाला पार्ट जो है पहले का था, उसे आप वापस से कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, ये वाला पार्ट करने के बाद में अब आप क्या बोलोगे कि देखिए, एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बट एनर्जी को हम ई इंटू वी भी लिख सकते हैं, है ना। ई सी लिखा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ई इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो अब आप यहीं पे बोलोगे कि मैं पी को क्या लिख सकता हूँ, उसका कोई लेते हैं कलर, हाँ। मैं पी को क्या लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास, ई को हम ई इंटू वी लिख सकते हैं, तो ये हो गया ई इंटू वी। ठीक है, यहाँ मैं गोला नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस बार पी की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू अंडर रूट 2m। बस इसी पी की वैल्यू को उठा के अगर यहां रख दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना। सो देयर फॉर आवर लैम्डा विल बी गिवन बाय व्हाट, इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 मास ई इंटू वी। ठीक है, दिस इज गोना बी द फाइनल आंसर गाइस। समझ में आया आपको, वही चीज था। तो यहां तक तो वही करना है जो पिछले वाले डेरिवेशन में करा था, बस इसके बाद एनर्जी को ई इंटू वी लिख देना है, और फिर लास्ट में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन लिख देना है, खत्म। ठीक है, ओके। सो ये हो गई कहानी आपके डेरिवेशन की। देखिए, मैं थोड़ा सा चीजों को स्टोरी हल्की हल्की बताने की कोशिश करता हूँ। उसका रीजन ये है कि जब आप इन वीडियोस को देखते हैं और ये स्टोरीज आप थोड़ी सी सुनते हैं दिमाग में, तो एग्जाम टाइम में ये चीज याद आती है कि हाँ हमने ये सीखा था, इसका डेरिवेशन ऐसे बनता है। वरना सिर्फ रट्टा मारना है, तुमको ऐसे रट्टा मार के करना है, तो वो प्रॉब्लम होगी, फिर दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए, जो कुछ मैंने आपको बताया है सिंपल फॉर्मेट में आपके लिए यहां मैंने लिख भी दिया है, एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिख के आना है। ठीक है, सो देखिए फिर से, यहां तक का जो पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है आपके पिछले वाले पार्ट से। ठीक है, यहां तक कोई भी चेंज नहीं है आपका। ठीक है, P इज इक्वल टू अंडर 2m तक सब कुछ सेम है पिछले वाले की तरह। बस अब एनर्जी की वैल्यू क्या लगेगी आपकी, E इंटू वी जाएगी, और फिर जो ये नया वाला P बना है वो तुम्हारे डिनोमिनेटर में आएगा, समझे, है ना। बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता, तो नीचे क्या आना चाहिए, P आना चाहिए, खत्म। समझ गए, इतना सा एडिशन रहता है, हो गया खत्म।
ना ये दो डेरिवेशंस हम देख चुके हैं गाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है डी ब्रोगली में इन दोनों डेरिवेशंस के बाद? वो बनता है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सो अगर आप इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स को फिनिश ऑफ करना चाहते हैं, एक फॉर्मूला याद करोगे तो सारी प्रॉपर्टीज समझ में आएगी। बताऊं कैसे? आओ देखते हैं। लैम्डा वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ को निकालने का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी, जिसमें एच कांस्टेंट होता है, पी होता है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। बिकॉज कोई भी मैटर वेव, सबसे पहले तो इनको मैटर वेव क्यों बोल रहे हैं? मैटर क्या होता है? ये एक फोन मैटर है, ये पेन एक मैटर है, आप खुद एक मैटर हो। ठीक है, तो जब मैं एक पत्थर भी एक मैटर है, इस पत्थर को फेंकता हूं, तो जैसे हमने सीखा कि पत्थर को फेंकेंगे तो पत्थर नाचता हुआ जाएगा, सीधे लाइन में थोड़ा ना जाएगा, तो पत्थर वेव बनाता हुआ जाएगा। तो मैटर वेव मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव होने पे जो उस ऑब्जेक्ट की वेव बनती है उसको हम मैटर वेव बुला देते हैं। ठीक है, पेन तो पेन की वेव, मोबाइल तो मोबाइल की वेव, कैमरा तो कैमरा की वेव। तो ये सब मैटर्स होते हैं, तो मैटर वेव। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं यहां देखिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी बोल रहा है वो कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बुलाते हैं। ठीक है ना? तो जिसको प्रोपोर्शनैलिटी पता है बहुत अच्छा, जिसको नहीं पता बता दूं कि प्रोपोर्शनैलिटी को ना तो ऐसे समझ सकते हो कि योर एंगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेट्रोल प्राइसेस। ठीक है, मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो आपका गुस्सा भी भरेगा। राइट? ठीक है ना? फिर आप ऐसे ऐसे बोल सकते हो कि योर एंगर हैप्पीनेस, ठीक है, योर हैप्पीनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेट्रोल प्राइसेस। मतलब क्या? अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी हैप्पीनेस जो होगी वो कम हो जाएगी। करेक्ट है ना? तो अगर कोई चीज प्रोपोर्शनलिटी के बाद डिनोमिनेटर में लिखी है मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स मतलब क्या? कि अगर आप नीचे लिखी हुई चीज को बढ़ाएंगे तो ऊपर की चीज कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप मास को बढ़ाएंगे तो आपका जो वेव लेंथ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी मैटर का आप वेवलेंथ निकालना चाहते हैं वो उस मैटर के मास पे डिपेंड करता है। पार्टिकल जितना हल्का होगा वेवलेंथ उतनी बड़ी होगी, है ना? मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल भारी नहीं है मेरा, पार्टिकल मेरा हल्का है, तो उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। है ना? वैसे ही अगर पेट्रोल का प्राइस मेरा जितना ज्यादा कम होगा मेरी खुशी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, सो प्रोपोर्शनलिटी आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना? सो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसलिए भी क्या होता है कि जब आप एक फुटबॉल फुटबॉल एक बहुत बड़ा पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होगी। पत्थर कितना हैवी होता है, किलो में होता है, राइट? तो उसकी वेवलेंथ भी बहुत कम होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना छोटा सा होता है तो उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास छोटा सा है। तो जितना छोटा पार्टिकल उतनी बड़ी वेवलेंथ। ठीक है, देखिए पहले हमने मास के साथ डिपेंडेंसी देखी, तो ऑब्वियस सी बात है अगला डिपेंडेंसी लैम्डा का किसके साथ आएगा? वेलोसिटी v के साथ में आएगा। चलो, v भी नीचे की तरफ है, मतलब पार्टिकल को मैं जितना स्लो फेंकूंगा पार्टिकल की वेवलेंथ उतनी बड़ी होगी। पार्टिकल को जितना फास्ट फेंकोगे पार्टिकल की वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। इनवर्स है वापस, स्मॉलर द वेलोसिटी ग्रेटर द वेवलेंथ। कहा था ना एक ही फॉर्मूले से तुमको प्रॉपर्टीज याद होती जाएगी, है ना? चलिए, अब एच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है बिकॉज एच फिक्स होता है, एच कभी नहीं बदलता। एच प्लैंक का दिया हुआ कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। कि प्लैंक भाई साहब ने एक वैल्यू दे दी और वो वैल्यू फिक्स्ड है, कभी नहीं बदलेगी, तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तुमने दिया होता तो तुम्हारे नाम का कांस्टेंट होता वो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं वेलोसिटी को जीरो कर दूं, तो देखो मैटर वेव के बारे में क्या सीखा था कि जब आप फुटबॉल को किक मारते हो तो फुटबॉल मूव करता है ना। जब किक ही नहीं मारोगे, वेलोसिटी नहीं दोगे, तो फुटबॉल मूव ही नहीं करेगा। फुटबॉल मूव ही नहीं करेगा तो उसका वेवलेंथ जीरो होगा, क्योंकि वेवलेंथ तभी आती जब कोई मूव करना शुरू करता है। तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो कोई वेव क्रिएट ही नहीं होगी। सो नो वेव विल गेट क्रिएटेड बिकॉज मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स। पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी जीरो है, तो लैम्डा नहीं बनेगा। मास कभी किसी का जीरो हो नहीं सकता। ठीक है ना? ओके। हाँ, ये एक और चीज लिखी हुई है वेलोसिटी के नाम पे कि अगर वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यार वेलोसिटी जीरो मतलब हमने मोशन नहीं किया, एक केस ही हो सकता। दूसरा केस होता कि मैं इतना तेज मोशन करूँ कि वेलोसिटी मेरी इन्फिनिटी है। ठीक है, तो उस केस में तो टेक्निकली लैम्डा की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, क्योंकि हमने तो सबने ये चीज पढ़ रखी थी कि यार वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो होता है।
बट फिजिक्स में ये चीज नहीं चलती है एप्लीकेबल, कि कोई इनफाइनाइट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेवलेंथ जीरो हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि पहले फिजिक्स में के हिसाब से कोई चीज इनफाइनाइट वेलोसिटी पे चल ही नहीं सकती। इसका मतलब किसी की वेलोसिटी जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी फाइनाइट होगी, और वेलोसिटी फाइनाइट है तो ऑब्वियसली बात है कि वेवलेंथ कभी जीरो नहीं होगी, वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, यही मीनिंग है इसका। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, हाँ कुछ अंग्रेजी लिखा है, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जनरेटिंग इट। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है यार, जो हमने यहां पढ़ा पिछले वाले उसमें वेलोसिटी के बारे में, वही लिख दिया उसने कि भाई लैम्डा जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। हाँ करती है ना भाई, शुरू के 2 पॉइंट में तो ये पढ़ा हमने। वेवलेंथ मास पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो वही है ना, एक इधर से कान पकड़ने का कुछ नहीं है, 3 पॉइंट को 6 पॉइंट बढ़ाने के लिए अंग्रेजी लिख दो, यही होता है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, हाँ भाई वेलोसिटी पार्ट वेवलेंथ जो है वो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली करती है। ठीक है, लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल चार्ज ऑफ द पार्टिकल। हाँ ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। आप इलेक्ट्रॉन को लें, आप प्रोटॉन को लें, आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को लें, वो हैविली चार्ज है या वो कम चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेवलेंथ कभी भी पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, खत्म, हो गया, प्रॉपर्टीज खत्म। एक फॉर्मूला के दम पे तुमने 2-3 प्रॉपर्टीज लिख ली, एक दो प्रॉपर्टी ये लिख देना, एक आधा प्रॉपर्टी ये वाली लिख देना, तो एक आधा ये लिख देना, खत्म। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि भाई डी ब्रॉगली पे कोई न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं क्या? हाँ, न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं डी ब्रॉगली पे। ठीक है, सो हमारे पास 2-3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, और अगर आप डी ब्रॉगली का न्यूमेरिकल करना चाहते हो ना, तो सिर्फ 3 फॉर्मूला के दम पे तुम्हारा न्यूमेरिकल हो सकता है। कौन से 3 फॉर्मूला? तुमने जो अभी 3 फॉर्मूले पढ़े हैं ना, वही 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला पढ़ा था तुमने लैम्डा निकालने का, क्या होता है? H/P, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। इस फॉर्मूले पे तुम्हारा आ सकता है न्यूमेरिकल। दूसरा क्या पढ़ा था तुमने? जब तुम पार्टिकल की वेवलेंथ लिख रहे थे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, है ना, इसका डेरिवेशन किया था, तो ये एक फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर इसी पार्टिकल की जगह अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को मूव कराऊं, यहाँ फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये फोन हो गया, ये पेन हो गया, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे वेवलेंथ के लिए। छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को मूव कराना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे निकालने के लिए वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ के मैं आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ मैंने लिख रखा है कि लैम्डा क्या होता है, मास क्या होता है, ई क्या होता है, तो ये डिटेल में लिख रखा है। एक क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है कि सर नोट्स कहाँ मिलते हैं, तो पहले वो देख लो। ठीक है, मेरे पास काफी सारे बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे मेरे पास फ्री नोट्स अवेलेबल है ना, जिनको देख के तुम पूरी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, डाउनलोड करो और साइन अप कर लो। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ मतलब इंटरफेस पे मत जाओ, इंटरफेस तुम्हें अलग दिखेगा, तुम्हें ढूंढना है इस फिजिक्स के कोर्स को। ये है तुम्हारा फिजिक्स का कोर्स। ठीक है, दिख रहा है तुमको यहाँ पे, दिस इज द कोर्स गाइस। ठीक है, अभी इस कोर्स पे जाके क्लिक करना। देखिए इसको कुछ पे वे करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पीडीएफ तुम्हारी दिख जाती है वहां पे। ठीक है, तो आप जाके फिजिक्स के कोर्स पे क्लिक करिएगा और फिर आपको, देखिए मुझे तो यहाँ पे कंटेंट ऐसे ढूंढना पड़ रहा है, तुम्हारे सामने एप्लीकेशन पे फोन पे ज्यादा इजी रहेगा देखना। फिजिक्स पे क्लिक करोगे, नीचे कंटेंट दिख जाएगा सीधा, यूनिट वाइज सारे पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो ये हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 पे आप क्लिक करेंगे, उसमें टी ब्रोगली की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ये लॉक नहीं है, क्लिक करने पे ओपन हो जाएगी गाइस। ठीक है, बट फोन पे ही होगी। ओके, फोन पे आप देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो जो कुछ मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है वो सारी चीजें अवेलेबल है। इनफैक्ट जो जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ये नोट्स आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव्स यहाँ लिख के दे दी गई है आपको। जो भी आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे गए, उन न्यूमेरिकल्स को भी प्रॉपर तरीके से करा दिया है प्रीवियस ईयर्स के। सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस वन। ओपन है ये, डायरेक्टली जाके आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं गाइस। ठीक है, चलिए सो आ जाते हैं हमारे, हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का, मोबाइल से यूज करिएगा, ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए। ओके, सो हाँ हम बात कर रहे थे हमारे न्यूमेरिकल्स की, तो हमने सीखा एक इंपॉर्टेंट चीज कि 3 फॉर्मूला है लैम्डा निकालने का। ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको मोमेंटम की वैल्यू गिवन रहती है। अगर अगर आपको मोमेंटम की वैल्यू गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट अगर मोमेंटम की वैल्यू गिवन नहीं है और किसी सॉलिड पार्टिकल की बात हो रही है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कैरम, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पेन, पेंसिल, बड़े मोटे पार्टिकल्स जिनको आप देख सकते हो, फेंक सकते हो उठा के,
तो ये यूज करेंगे। छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में ना एक फायदा है, बताऊं क्या? इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला ना थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन की तरफ लेके जाता है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है, हमको पता है, इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू को मैंने यहां पे रख दिया था। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया। प्लैंक्स कांस्टेंट एच होता है, इसकी वैल्यू यहां पे रख दिया। तो जब एच की वैल्यू ये रख दी गई, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहां पे रख दिया गया और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये रख दिया गया, तो एच, एम और ई को सॉल्व करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज बच रहा है हमारे पास, जिसकी वैल्यू नहीं पता है हमें। तो बाकी सारी वैल्यू रखने के बाद में ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके ये बन जाता है, ठीक है। सो 1.23 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी, ठीक है। आप इससे बोल सकते हैं कि इतना मीटर का वेव का वेव लेंथ होगा। समझ में आया? मतलब अब आपको न्यूमेरिकल अगर आता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज दे रहे हैं, तो आप जितना वोल्टेज दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, आप उस वोल्टेज की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो आपकी वेवलेंथ मीटर्स में निकल आएगी। कुछ लोग इसे ऐसे भी याद करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1.23 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, और अब वैल्यू वो एनएम में लिखते हैं। एनएम मतलब होता है नैनोमीटर। तो आप चाहें तो 1.23 डिवाइड बाय रूट वी इतना लिख के नैनोमीटर में आपका आंसर लिख सकते हैं, 1.23 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय रूट वी मीटर्स में आंसर लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये लिख के फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो नोट्स परचेस किए थे कहीं से, उसमें तो ये फॉर्मूला लिखा था, आपने तो ये फॉर्मूला बताया, आपका गलत है। मेरे को ही गलत बोलते हैं, पता है। मेरा गलत नहीं है, उसका भी गलत नहीं है जिसने लिख के दिया तुमको, दोनों सही है। उसने शायद नैनोमीटर्स में तुम्हारे लिखा है आंसर, मैंने मीटर्स में लिखा है। देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। आओ, समझ गए चीजों को? हाँ जी बिल्कुल। कर ले न्यूमेरिकल, लेटेस्ट कराएं एकदम, बिल्कुल आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं। 2025 में अगर आपका पेपर हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो या पीडीएफ बना के 2025 के आए हुए न्यूमेरिकल्स कर दूंगा। फिलहाल 2024 मतलब इसके जस्ट 6 महीने पहले और उसके 6 महीने पहले जो दो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे वो करा देते हैं। एग्जाम में जब आपके सामने ये न्यूमेरिकल आता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लेना है गाइस, ठीक है। सो हमें सवाल में क्या बोला गया कि इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इतना, मतलब मुझे किसकी वैल्यू दी गई है, लैम्डा की वैल्यू उसने दे दी है। देन फाइंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मतलब मुझे मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू उसने दिया नहीं है, एच की वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर गाइस, ठीक है ना। वो ये चीज लिख के नहीं देगा, आप प्लीज इसे याद करके जाइएगा, 6.625 इंटू 10⁻⁻34। और ये जे डॉट एस कुछ ऐसे नाम नहीं है किसी का, वो यूनिट है। जे होता है आपका जूल्स और एस होता है आपका सेकेंड्स, ठीक है। कई कई जगहों पे इसकी वैल्यू दे दी जाती है और वो जूल्स सेकेंड्स को जे एस ना लिख के वो और भी चीज लिखता है, जे डैश एस भी लिखता है कभी कभी, या जे डॉट एस भी लिख सकता है, या फिर वो इसको के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी लिख सकता है, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू को 6.625 इंटू 10⁻⁻34 के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख रहा है तो भी कोई चेंज नहीं है सवाल में। अगर वो उस वैल्यू को 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड्स लिख रहा है तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपका जो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है वही जूल सेकेंड्स के बराबर होता है। तो प्लीज यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इस वैल्यू के राइट में ये लिखा हो चाहे इस वैल्यू के राइट में ये लिखा हो, बात वही की वही है गाइस। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको बता दी ये बात, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में कभी ये लिख के देगा जी डे डॉट एस, कभी ये लिख के देगा, समझ में आए? ओके। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज ऐसा ही यूज करेगा, ऐसा ही यूज हमें करना भी है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, लैम्डा जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, एच। एच की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, पी। तो जो मोमेंटम है ना, ओके, मोमेंटम में क्या क्या आता है, मास आता है और वेलोसिटी आती है। तो हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, मास हमेशा केजी में रखना है, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में रखना है, ठीक है। और जो लैम्डा है उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा मीटर में आएगा, समझ गए आपके, ठीक है ना। लैम्डा हर बार आपको फॉर्मूला में किस में पुट करना है, मीटर में पुट करना है, ठीक है।
मोमेंटम अगर निकाल रहे हैं तो मोमेंटम निकालने के लिए मास हमेशा केजी में पुट करना है, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में पुट करना है। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका टफ नहीं होगा। प्लीज लिख लो इन सब चीजों को, ओके। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में मुझे उसने क्या दिया, बोला है मोमेंटम निकालने के लिए बोला है। उसने वेवलेंथ दे दी है मुझे। वेवलेंथ कितनी दी है उसने मुझे? 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एयू का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू का मतलब मीटर्स नहीं होता है, मीटर अलग होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अलग होता है, एयू, ठीक है। तो यहां पे प्रॉब्लम कहां पर है कि आपका जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो मेरे को पता है, वेवलेंथ की वैल्यू भी पता है, बट वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में है, तो मेरा पहला काम रहेगा कि मैं वेवलेंथ को मीटर्स में लिख लूं कि भैया कितने मीटर की वेवलेंथ है। ओके, तो सबसे पहला कन्वर्जन ये करना है, ठीक है। देखिए, लैम्डा 0.72 एयू दिया है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक एयू होता है इतने मीटर्स के बराबर, बहुत बड़ा होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 0.72 एयू क्या हो जाएगा? आप 0.72 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप 0.72 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो आपको वेवलेंथ मिलेगी वो काय में मिलेगी? मीटर्स में मिलेगी, ठीक है ना। 0.72 डायरेक्टली यूज नहीं करना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में दिया है वेवलेंथ, अगर मीटर में दिया रहता हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, बट एयू में दिया है, एक एयू इतना मीटर के बराबर होता है। 0.72 को इससे मल्टीप्लाई किया, इतने मीटर की तुम्हारी वेवलेंथ। वेवलेंथ आ गई मीटर में, ये हमेशा जूल सेकंड में रहेगा, तो लैम्डा की वैल्यू फिक्स है, एच की वैल्यू फिक्स है। तो लैम्डा पता है, एच पता है, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या निकल आएगा? पी निकल आएगा। बस आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आई गेस आप लिख सकते हैं। तो पी अगर निकालना तो पी ऊपर एच अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू जैसे मैंने कहा हमेशा ये फिक्स है, कभी नहीं बदलेगी, ओके। लैम्डा मीटर में हमारे डालना जिम्मेदारी है, ठीक है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.077 आया था, कर दोगे 6.15 इंटू टेन की पावर -45। बहुत ही छोटा सा वैल्यू है ये गाइस, ठीक है ना, है ना। सो ये है आपके मोमेंटम का वैल्यू। मोमेंटम की यूनिट यहां नहीं लिखी है, आप नहीं लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बस इतना करना कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो सही करना है गाइस, ओके। ओके ग्रेट, चलिए। सो ये हो चुका हमारा पहला वाला न्यूमेरिकल, बहुत इजी है, एक फॉर्मूला पे आपका आंसर आ जाता है। फॉर्मूला आपको याद था, दिख रहा था, लैम्डा और मोमेंटम, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, एच आप जानते हो, पी निकालना था, फॉर्मूला लगा निकाल गया सीधा, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं उसमें क्या है और क्या निकालना है। देखिए, अगला न्यूमेरिकल है, उसको पढ़ते से ही आपको समझ में आएगा कि ये कितना इजी न्यूमेरिकल है, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोल दिया उसने, मतलब अब हम एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसे निकलती है? आंख बंद करोगे याद करोगे भैया, इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा मेटल के अंदर, मेटल के बाहर हम क्या डालते हैं? एक पोटेंशियल डिफरेंस डालते हैं, वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज पे, ठीक है। सिंपल है, वोल्टेज दोगे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा तो उसकी वेवलेंथ बन जाएगी, राइट। तो फॉर्मूला भी कौन सा यूज होगा? इलेक्ट्रॉन वाला यूज होगा। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जब न्यूमेरिकल करा रहा था तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैंने रिड्यूस करके दिखा दिया था। वैसे हमने इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़ा था कि दिस इज गिवन बाय एच अपॉन √2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज, करेक्ट। बट एच, एम और ई की वैल्यू रखने के बाद हमने एक छोटा फॉर्मूला डेवलप कर दिया था, है ना, जिसमें सिर्फ आपको जो वोल्टेज गिवन है उसको आप पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो प्लीज आप इसी फॉर्मूला का यूज करिएगा, सीधे सीधे 4 नंबर का छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, बना लीजिएगा, ठीक है ना। सो 10 किलो वोल्ट है, किलो वोल्ट को पहले वोल्ट में कन्वर्ट करना, वोल्टेज में आता है वी, यहाँ पे 10,000 वोल्ट होगा वो, 1 किलो वोल्ट 1,000 वोल्ट होता है, तो 10 किलो वोल्ट 10,000 वोल्ट हो गया। पुट कर दीजिएगा, वैल्यू आ गई आपकी 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। कुछ लोग आपको ऐसे भी लिखते हुए दिखेंगे कि वो 10⁻⁹ को नैनो बुलाते हैं, तो 0.0123 लिखेंगे, इसको नैनो बुलाते हैं तो एनएम कर देंगे, नैनोमीटर, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, सो आई होप दोनों ही न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये सब कुछ अगर आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जो पहले बीच में कहीं भूल गया था कि फ्री नोट्स कहाँ से देखने हैं, तो मैं उसके लिए बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करिएगा, डाउनलोड करिएगा एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के बाद में आप जाइए और हमारे कोर्सेस में इंटरफेस आपको अलग दिखेगा, आप फिजिक्स के कोर्स पे क्लिक करिएगा, कुछ पे वे करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी तक तो फ्री है, आगे जाके कुछ पेड रहा तो बात अलग है, ठीक है ना। बट एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम फ्री है, इस बैच के लिए तो पूरा फ्री है गाइस, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की बात हो रही है तो 2 पे सिलेक्ट कर लो, 3, 4, 5 के भी अवेलेबल है, डाल दूंगा बना के जब तक तुम पढ़ने जाओगे।
है ना। डी ब्रॉगली जाओ सेलेक्ट करो, मिल जाएगा। श्रोडिंगर का, एसटीएम का न्यूमेरिकल्स का बना के यहाँ डालने वाला हूँ। ये जो न्यूमेरिकल्स है डी ब्रॉगली वाले नहीं है, थोड़े अलग न्यूमेरिकल्स है श्रोडिंगर वाले, ठीक है। श्रोडिंगर भी नहीं है बेसिकली, रिजिड बॉडी के, ये भी पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, उनका अलग आएगा यहाँ पे पीडीएफ, ठीक है ना। फिलहाल जो जो बना रहा हूँ उसको देखते जाओ, कल तक पॉसिबली सब कुछ आ चुका होगा आपका, ठीक है ना। और हो सकता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम अगर आप एग्जाम की एक दिन पहले देख रहे हैं इस वीडियो को, सब कुछ अपलोड हो चुका है, एक दिन 2 दिन पहले देख रहे हो तो, ठीक है। डिपेंड्स यार, मतलब मैं आ जाएगा एग्जाम के 2 दिन पहले सब आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वन शॉट में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।